जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए एक नई सीरीज लेकर आए थे, जिसमें हमने उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास और उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट कर लिया है। और अब हम चल रहे हैं उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास में, ठीक है। और इससे पहले की कक्षा में हमने चर्चा की थी किस प्रकार से यहाँ पे गोरखाओं ने क्रूरता से यहाँ पे शासन किया, किस प्रकार उन्होंने हमारी जनता को यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान किया। और आज की क्लास में हमको देखना है कि किस प्रकार से यहाँ पे अंग्रेज शासन यहाँ पे लागू होता है और किस प्रकार से यहाँ पे वो गोरखा शासन का अंत करते हैं। तो ज्यादा नहीं कहते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो थोड़ा से पहले थोड़ा देखते हैं कि इस समय पे हमारे उत्तराखंड के इस भूभाग में जो राजनीतिक यहाँ पे स्थिति थी वो किस प्रकार थी। इस मैंने कहा था कि 1804 के खोबड़ा के युद्ध के बाद पूरे के पूरे संपूर्ण उत्तराखंड में तुम्हारे पास कौन आगे थे? गोरखा शासन, जिसे हम गोरखाली भी कहते हैं। इनका इतना क्रूर पूरक शासन है यहाँ पे, ठीक है। अब 1804 से देख लो 1815 तक, ठीक है। 10 साल यहाँ पे और 25 साल तुम्हारे पास कुमाऊं में इन्होंने यहाँ पे शासन किया। और सबसे इनकी खराब बात थी कि यहाँ पे इनका कौन सा शासन था? ना तो यहाँ पे राजतंत्रात्मक था, ना तो कोई राजा था, ना तो कोई लोकतंत्र था। सबसे खराब इनकी क्या बात थी? यहाँ पे फौजदारी शासन प्रणाली हुआ करती थी। मतलब कि यहाँ पे कोई वहां से सेनापति आएगा, जिससे कि यहाँ पे सुब्बा कहते हैं, वो यहाँ पे क्या करेगा? शासन करेगा। और आपने देखा था कि इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के टैक्सों का यहाँ पे जनता से शोषण किया था, ठीक है। तो टैक्स नहीं दे पा रहे तो उनके बच्चों को इन्होंने बाल कराई भी यहाँ पे किया था, ठीक है, भीमगढ़ में। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखने की अब हमारे उत्तराखंड की इस गुहा में क्या होगा। अब आपको पता है कि पूरे के पूरे भारत में यहाँ पे प्लासी के युद्ध के बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे पूरे भारत में तुम्हारे पास, अभी तक हम मुगल बढ़ रहे थे, अब पूरे के पूरे भारत में तुम्हारे पास कौन आगे थे? अंग्रेज शासन यहाँ पे आगे थे, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे के पूरे अंग्रेज आगे थे, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे क्या हो गया था? आगमन हो गया था। धीरे धीरे यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल कहाँ से हो रहा था? कहीं ना कहीं से ब्रिटेन से। कहाँ से हो रहा था? ब्रिटेन से। अब यहाँ पे अब उस टाइम पे राजनीतिक यहाँ पे स्थिति क्या रही थी? यहाँ पे हमारे पास कौन सा है? नेपाल। थोड़ा इसको यहाँ पे ढंग से समझना है। यहाँ पे हमारा कौन सा है? नेपाल। ये आप लोग ये मान के चलो कि यहाँ पे हमारा नेपाल हो गया। और यहाँ पे पूरा का पूरा नीचे तुम्हारे पास कौन है? नेपाल के नीचे यहाँ पे यूपी, फिर बिहार। और यहाँ पूरे के पूरे टेरिटरी पे तुम्हारे पास किसका शासन है उस टाइम पे? अंग्रेजों का शासन है। और यहाँ नेपाल के ऊपर तुम्हारे पास कौन है? तिब्बत है। कौन है? तिब्बत है। और इसके ऊपर तुम्हारे पास कौन है? चाइना है। अब यहाँ पे हमको एक चीज देखना है, जो उस टाइम पे यहाँ पे नेपाल के राजा थे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे? सुब्बा। कौन थे? सुब्बा। और मैंने कहा था कि यहाँ पे सबसे अंतिम समय तक 1806 के बाद तुम्हारे पास सुब्बा कौन थे? बमसा। बमसा चौतरिया। बमसा चौतरिया यहाँ पे तुम्हारे पास सुब्बा थे। क्या थे? उत्तराखंड में तुम्हारे पास उस टाइम पे 1806 से लेकर अंतिम सुब्बा पे तुम्हारे पास कौन थे? बमसा थे, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे? यहाँ पे नेपाल के राजा उस टाइम थे विक्रम शाह। जब यहाँ पे शुरुआत में यहाँ पे गोरखा आते हैं, उस टाइम पे नेपाल के राजा तुम्हारे पास कौन थे? रण बहादुर शाह थे। और उसके बाद अभी जब ये समय चल रहा था, उस टाइम पे यहाँ पे कौन थे? विक्रम शाह थे। और इनकी सबसे खराब एक चीज थी कि तुम्हारे पास कौन सी नीति थी इनकी? साम्राज्य विस्तार नीति। साम्राज्य विस्तार नीति सबसे। अब देखो, सब ये तुम्हारे पास जो इनकी साम्राज्य विस्तार नीति है, यही पूरे की पूरे हिमालय क्षेत्र में गोरखाओं के पतन का सबसे बड़ा तात्कालिक रीजन तुम्हारे पास कौन सा था? उनकी साम्राज्य नीति। मतलब कि अपने साम्राज्य को धीरे धीरे क्या करते? विस्तार करते। अब देखो नेपाल, अब देखो यहाँ से ऊपर तिब्बत है। अब ये अब अगर ये अपना साउथ में अगर अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं दक्षिण में, तो यहाँ तुम्हारे पास कौन थे? अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज थे। अब यहाँ से देखो तुम, इन्होंने उत्तराखंड को तो जीत लिया था, अपने पश्चिम की तरफ इन्होंने विस्तार करते करते मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश से सीधा पंजाब में सतलुज नदी तक कहाँ तक चले गए थे? सतलुज नदी तक चले गए थे। और यहाँ तो तुमको पता है पूरा तराई भाबर क्षेत्र, यहाँ तुम्हारे पास कहीं ना कहीं पूरे कौन थे? अंग्रेज लोग थे। कौन थे? अंग्रेज थे। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि 1813 में आप लोग एक पढ़ा होगा, चार्टर एक्ट के पढ़ा। 1800 आपको पता है कि 1813 में जो तुम्हारे पास ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका एकाधिकार समाप्त हो गया था। क्यों गया था? समाप्त। बशर्ते पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था, सिर्फ उनका दो चीजों के साथ, एक तुम्हारे पास चीन के साथ व्यापार, और एक चाय के साथ व्यापार, और एक अफीम के साथ, किसके साथ? अफीम के साथ व्यापार। इन तीन चीजों पे अभी भी कहीं ना कहीं चाइना में, सॉरी इंडिया में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, ठीक है। मतलब कि इन चीजों का व्यापार सिर्फ किसने करना था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये इनका एकाधिकार फिर 1833 में, बशर्ते संपूर्ण रूप से इनका पूरा का पूरा क्या जाता है?
एकाधिकार समाप्त हो जाता है। अब देखो इनका सबसे इम्पोर्टेंट था कि कहीं न कहीं चीन के साथ क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। मतलब कि नेपाल में जो अंग्रेज लोग थे वो कहीं न कहीं चाह रहे थे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तिब्बत और चाइना के साथ तुम्हारे पास क्या करना चाह रहे थे? व्यापार ट्रेड करना चाह रहे थे। और इनके बीच में तुम्हारे पास कौन आ जा रहा है? नेपाल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको अपने व्यापार करने के लिए बीच में तुम्हारे पास कौन आ रहा था यहाँ पे? नेपाल आ रहा था। सबसे मतलब कि अब हमको यहाँ पे पढ़ना है युद्ध के पढ़ना है। जो इनका आंग्ल गोरखा युद्ध है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उनकी पहले साम्राज्य विस्तार की नीति और दूसरा यहाँ पे इनका व्यापारिक चाइना और तिब्बत के साथ व्यापार करने का दूसरा कारण। ठीक है। अब इस टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ कि देखो सतलुज तक यहाँ पे फैल गए थे, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज इनके इस साम्राज्य विस्तार की नीति से स्वयं को असुरक्षित समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? असुरक्षित समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि देखो इन्होंने यहाँ तक पंजाब तक अटैक कर दिया कि इन्होंने नेपालियों ने, उधर वहां तक हमारे सिक्किम तक पूरा किनका हो गया था? नेपाल का हो गया था। और धीरे धीरे यहाँ पे एक चीज आना है आपको, जो यहाँ नीचे एक पड़ता है गोरखपुर। क्या पड़ता है? गोरखपुर। गोरखपुर क्षेत्र में एक जगह है तुम्हारे पास बुटवल। कौन सा है? बुटवल। एक बुटवल, एक क्या है? श्योराज। क्या है? स्वराज्य। ठीक है। दो क्षेत्र यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर करना जिससे कि समझने में थोड़ा सा। स्वराज्य क्या है? स्वर। दो क्षेत्र यहाँ पे, एक बुटवल है और एक क्या है? स्वराज्य। अब जब ये नेपाल के जो शासक थे विक्रम शाह, इन्होंने अपनी सेना को जब दक्षिण में भेजा था, क्योंकि पश्चिम में तो ऑलरेडी कहां तक पहुंच गए थे? सतलुज नदी कहां तक? सतलुज नदी तक ये फैल गए थे। इन्होंने अपना पश्चिमी विस्तार तो कर लिया था, अपना पूरा भी सिक्किम तक कहां चले गए थे? सिक्किम तक चले गए थे। और इनसे एक गलती होती है कि जब ये अपने साम्राज्य का दक्षिणी विस्तार करते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे एक मतलब कि उस टाइम पे एक परगना था, उसका नाम तुम्हारा क्या था? बुटवल। और एक था तुम्हारे पास शिवराज। क्या था? शिवराज है। यहाँ पर ये क्या करते हैं कि यहाँ पे ये आते हैं और ये इसको अपनी टेरिटरी समझ लेते हैं, और अंग्रेज लोग इनको यहाँ पर एक प्रकार से चुनौती भी देते हैं कि आप लोग वापस चले जाओ वरना हमको आपके साथ क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन ये मानते नहीं है। जो ये बुटवल में यहाँ पे क्या करते हैं कि जो यहाँ पे पुलिस थाना था, क्या थे? यहाँ पे 3 पुलिस थाने थे। कितने थाने थे? ये इस बुटवल क्षेत्र के 3 पुलिस थानों में यहाँ पे अटैक कर देते हैं। कौन? गोरखा लोग। और वहां पे जितने भी पुलिस अधिकारी थे उनकी वहां पे हत्या कर देते हैं। और कहीं न कहीं इन्होंने कहीं न कहीं इस यहाँ पे मतलब कि इसको अंजाम दे करके, इस घटना को अंजाम दे करके कहीं न कहीं अंग्रेजों को युद्ध करने के लिए चुनौती दे दी। अब सब मतलब कि उस टाइम का ये तत्कालिक कारण था। क्या था? तत्कालिक कारण। देखो कारण कई होता है। ठीक है। कोई भी युद्ध होता है वो सीधे कभी नहीं होता। ठीक है। धीरे 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 क्या होता है कि दुश्मनी बढ़ती जाती है, लेकिन एक तात्कालिक कारण मतलब कि तात्कालिक मतलब तात्कालिक मतलब कि उस टाइम मतलब कि सडनली जो घटना हो रही है उसके बाद अगर कोई सीधे क्रांति या युद्ध होता है उस समय क्या कहते हैं? तात्कालिक। क्या कहते हैं? तात्कालिक, जिसका मुख्य कारण है। लेकिन अब देखो क्योंकि तात्कालिक कारण तुम्हारे पास कौन सा है? बुटवल क्षेत्र का। कौन सा क्षेत्र का है? बुटवल क्षेत्र का है। लेकिन इसके कारण और क्या कहते हैं? इनकी साम्राज्य नीति। हाँ, साम्राज्य विस्तार की नीति। और उसके बाद अपना साम्राज्य विस्तार और इनके साथ व्यापार करने का इनका सबसे प्रमुख कारण क्या था कि इनको कहीं ना कहीं इन गोरखाओं से क्या करना पड़ रहा है? युद्ध करना पड़ रहा है। तो अब हमारा अभी का सबसे पहले अब हमको देखना है कि किस प्रकार से ये लोग यहाँ पे अंग्रेज लोग यहाँ पे अटैक करते हैं, और किस प्रकार से हमारे इस उत्तराखंड के भूभाग से गोरखा भी यहाँ से क्या हो जाएंगे? वापस निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या इसके प्रमुख कारण रहे होंगे। अब आगे देखने की किस प्रकार से यहाँ पे आंग्ल युद्ध होते हैं। क्या होता है? आंग्ल युद्ध होते हैं। तो सबसे एक अच्छे से यहाँ पहले एक सपोज हमने यहाँ पे एक फिगर बना दिया, ये शायद हमारे के यहाँ पे उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड है। अब देखो उस टाइम अब क्या हुआ कि जब यहाँ पे 1804 में, कितने में? हाँ, 1804 में, 14 मई 1804 में तुम्हारा कौन सा युद्ध होता है? कुड़बुड़ा का युद्ध। देहरादून के कुड़बुड़ा मैदान में एक युद्ध हुआ, एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जिसमें मैंने कहा था कि प्रद्युमन शाह की क्या हो जाती है तुम्हारे पास? प्रद्युमन शाह की यहाँ पे क्या हो जाती है? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पे तुम्हारे पास कौन आ जाएंगे? गोरखा। कौन आएंगे? गोरखा। और प्रद्युमन शाह के पुत्र तुम्हारे पास कौन थे? सुदर्शन शाह। जब इस युद्ध में मैंने कहा था कि ये हार गए थे, तो इनके जो राज कवि होंगे, जो उनके प्रमुख वहां पे पदाधिकारी होंगे, तो वो क्या करते हैं कि इस सुदर्शन शाह को हरिद्वार के किसके? हरिद्वार के जंगलों में छिपा करके ले जाते हैं। किनसे? इन गोरखाओं के डर से सुदर्शन शाह को छुपा के जाते हैं। और जब सुदर्शन शाह यहाँ पे बड़े हो जाते हैं, तो जब ये जो हमारे पास ये देहरादून वाला क्षेत्र है, हरिद्वार वाला, ठीक है, तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है? सुदर्शन शाह कौन सा?
सुदर्शन शाह। अब यहाँ पे एक जो तुम्हारे पास मेरठ है, कौन सा है? मेरठ। ये उस टाइम पे अंग्रेजों की एक छावनी थी, क्या थी? छावनी थी। किनकी? अंग्रेजों की छावनी थी, ठीक है। अब जब यहाँ पे सुदर्शन शाह एक पत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं, किनको? अंग्रेजों को। किसको लिखते हैं? अंग्रेजों को। अब तक यहाँ रखने की जितने भी जगह, मतलब यहाँ पे छोटी छोटी टेरिटरी थी, उन सब पे अब धीरे धीरे किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का शासन हो गया था। किसको छोड़ के? इस पहाड़ी इलाके को छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे जब यहाँ पे एक कुमा में याद रखना चाहिए तुम्हारे पास, जिसे कि किंग मेकर कहते हैं, वो तुम्हारे पास कौन से? हर्षदेव जोशी। अब हर्षदेव जोशी के बोलने पर ही रण बहादुर शाह ने उत्तराखंड में क्या किया था? अटैक किया था। और यही वही हर्षदेव जोशी है जो कि अब यहाँ पर अंग्रेजों को तुम्हारे पास क्या देगा? न्योता देगा। किनको? अंग्रेजों को देगा। अब देखो, अब शुरू में तो उन्होंने, अंग्रेजों ने इनकी बात को इग्नोर किया, लेकिन अब जब स्वयं इन नेपालियों ने या गोरखाओं ने यहाँ पे क्या कर दिया? बुटवल वाले परगने पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब अंग्रेजों को इस न्योता का क्या करना पड़ेगा? सम्मान करना पड़ेगा। और वो कहीं ना कहीं अब हमारे उत्तराखंड में क्या करेंगे? अटैक करेंगे। क्योंकि पूरे पूरे क्षेत्र में कहा था कि पूरे पंजाब में तुम्हारे पास कौन आ गए थे? यहाँ पे गोरखा। कौन आ गए थे? गोरखा लोग आ गए थे। अब यहाँ पर से देखने की थोड़ा स्थिति कैसे बदलती है। अब यहाँ से थोड़ा सा देखने की, जब यहाँ पे देहरादून वाले क्षेत्र में कौन लड़ता है? अब सबसे पहले हम पहले क्लियर करते हैं किसको? गढ़वाल को। किसको करते हैं? गढ़वाल को। क्योंकि इसको हमको दो क्षेत्र में पढ़ना है। एक तुम्हारे पास अंग्रेजों का गढ़वाल अभियान। कौन सा अभियान? गढ़वाल अभियान। और दूसरा हमको पढ़ना है कुमाऊं कुमाऊं विजय अभियान। क्योंकि पूरे के पूरे उत्तराखंड में कौन थे? गोरखा लोग, ठीक है। अब जब यहाँ पे सब वो ये उत्तराखंड में बना जाए, थोड़ा सा यहाँ पे समझने के लिए, अब जो हमारे पास ये देहरादून वाला क्षेत्र, कौन सा वाला क्षेत्र है? देहरादून हरिद्वार वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ से तुम्हारे पास कौन सा वगैरह था? सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह। इसको ढंग से देखना आप लोग, इसको व्यवहार है यहाँ पे, इसको क्लियर करके चलना है ढंग से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन बनता है। और यहाँ से तुम्हारे पास कौन थे? हर्षदेव जोशी। और यहाँ तुम्हारे कौन थे? विक्रम शाह। पेपर आएगा कभी कि आंग्ल गोरखा युद्ध के समय पे नेपाल के शासक कौन थे? तो विक्रम शाह थे। अब जब हर्षदेव जोशी यहाँ पे किसको न्योता देते हैं? अंग्रेजों ने न्योता देते हैं। अब जब उस टाइम पे जो तुम्हारे पास बुटवल वाला परगना था, उसको कहीं ना कहीं इस पे जो दावा करते थे कौन? गोरखा लोग दावा करते थे कि ये बुटवल वाला परगना किसका है? हमारा है। ये बुटवल वाला क्षेत्र आज के डेट में वैसे कहाँ पे है तुम्हारे पास? नेपाल में, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम में आज के नेपाल की टेरिटरी में आता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब बुटवल वाले क्षेत्र में ऐसी घटना को हुई थी, और अंग्रेज लोग कहते थे कि ये जो अवध के नवाब हमारे संरक्षण में, क्योंकि जो अवध के नवाब थे वो कहीं ना कहीं किसके संरक्षण में थे? अंग्रेजों के संरक्षण में थे। और वो कहते थे कि जो तुम्हारा बुटवल वाला क्षेत्र है वो अवध के संरक्षण में, टेरिटरी में आता है। लेकिन गोरखा लोग दावा करते हैं कि बुटवल हमारे क्षेत्र में आता है। इसी को लेकर के इनके बीच तुम्हारे पास क्या होता है? युद्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अब हम करते हैं गढ़वाल से स्टार्ट। कहाँ से करते हैं? गढ़वाल से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अगर हम देते हैं कि गढ़वाल अभियान में गोरखाओं ने किस प्रकार की यहाँ पे रणनीति अपनाई थी, किस प्रकार से इन्होंने अपने कुशल से यहाँ पे गोरखाओं को परास्त किया। तो यहाँ से याद रखना कि यहाँ पे मैंने कहा था कौन सी छावनी है? मेरठ छावनी। कौन सी है? मेरठ छावनी। अब मेरठ छावनी से यहाँ से भी दो दिशा बदल गई। एक तो यहाँ से कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो गया? हिमाचल। यहाँ तुम्हारे कौन गए थे? यहाँ पे एक याद रखना कि ऑक्टरनॉली नाम का एक इसके उस पे सेनापति के उसमें तुम्हारे पास अंग्रेजों ने सेना भेजी थी। उसका नेतृत्व तुम्हारे पास कौन कर थे? ऑक्टरनॉली, जो कि हमारे पश्चिम तरफ को तुम्हारे क्या कर थे? देख थे। और उस टाइम हिमाचल प्रदेश में तुम्हारे पास जो सूबा थे वो तुम्हारे पास कौन थे? अमर सिंह थापा। कौन थे? अमर सिंह थापा। ये क्लियर हो गया। ये तो इनके बीच इनका तो अलग चल रहा है, ठीक है। ये तो हिमाचल प्रदेश में, हमको पढ़ने कहाँ पे? अपने उत्तराखंड का। और उत्तराखंड में हमको कौन सा पढ़ना है अभी? गढ़वाल। कौन सा पढ़ना है? गढ़वाल। अब मेरठ की छावनी से दूसरी तुम्हारे पास जाती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उसका नाम तुम्हारे क्या था? उसका नाम था रॉबर्ट रॉबर्ट रोलो गिलेस्पी। क्या है? गिलेस्पी। इसको थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो, ठीक है। यहाँ पे एक नाम मैंने कहा था कि दूसरा तुम्हारे पास कौन जाता है? रॉबर्ट रोलो गिलेस्पी। या इसको कहीं ना कहीं हम क्या लिखते हैं? जिलेस्पी। क्या लिखते हैं? जिलेस्पी। इसको कहीं इतिहासकार यहाँ पे
थोड़ा आप गूगल पर सर्च मारना, वहाँ पे इसका पूरा नाम लिखे हैं, रॉबर्ट रोलो गिलेस्पी दिया हुआ है, और कहीं कहीं उसको इतिहासकार के लिखते हैं हमारी किताबों में जिलेस्पी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जिलेस्पी। ठीक है, कर्नल जिलेस्पी कौन थे? कर्नल, हाँ, रॉबर्ट रोलो गिलेस्पी या जिलेस्पी थे, जो कि हमारे गढ़वाल में क्या करते हैं, यहाँ पे गोरखाओं से युद्ध करते हैं। और उस टाइम पे गोरखाओं में, याद रखना कि गोरखाओं में जो तुम्हारे पास उस टाइम पे यहाँ पर का सेनापति था, तुम्हारे पास कौन था? उसका नाम था बलभद्र कुंवर। क्या है? बलभद्र कुंवर। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक युद्ध होता है। ठीक है, पहला युद्ध क्या था? पहला युद्ध, अब वो तुम्हारे पास इसमें थोड़ा सा पहला पढ़ने की, इसमें जो पहला गोरखा हांगल युद्ध, ये होता तुम्हारे पास 30 अक्टूबर, 30, कहीं उसको 31 अक्टूबर लिखा है। ठीक है, अभी 31 अक्टूबर 1814 स्टार्ट होता है, और ये चलता है तुम्हारे पास 1 महीना पूरा चलता है। 30 नवंबर कब चलता है? 30 नवंबर 1814 को, क्योंकि हमको पढ़ना है 1814 से यहाँ पे आंग्ल गोरखा युद्ध स्टार्ट हो गया था, जिसमें कि इन्होंने सबसे पहले अपने उत्तराखंड में अभियान शुरू किया था, और उसमें तुम्हारे पास देहरादून वाले क्षेत्र में, कौन सा वाले क्षेत्र में? देहरादून वाले क्षेत्र में इन्होंने यहाँ पे अटैक करना शुरू किया था, और जिसका नेतृत्व तुम्हारे पास अंग्रेज अधिकारी तुम्हारे पास कौन कर रहे थे? जिलेस्पी कर रहे थे। और यहाँ पे उस टाइम पे जो तुम्हारे पास गोरखा थे, गोरखाओं का तुम्हारे पास नेतृत्व तुम्हारे पास कौन कर रहे थे? बलभद्र कुंवर करते। ठीक है, और यहाँ पे याद रखने की, जो तुम्हारे पास गोरखा लोग थे, गोरखाओं की तरफ से मानते कि मात्र 600 लोग थे, मात्र गोरखाओं की तरफ से 600 लोग थे। और जो ये तुम्हारे पास हमारे पास यहाँ पे अंग्रेजी सेना है, उनकी सेना में थे 3500, कितने थे? 3500 से लेकर 5000 तक सेना थे, वो भी किससे? पूरे नए हथियारों से लैस, नए हथियारों से लैस थे ये लोग। लगाओ, पूरे आधुनिक इतिहास, क्योंकि आपको पता है कि आधुनिक हथियार सारे किसके पास थे? अंग्रेजों के पास। उनका अच्छी तोपें थी, अच्छे उनके पास क्या थे? बंदूकें थी यहाँ पे। ठीक है, किनके पास? अंग्रेज। ये मात्र तुम्हारे पास कितने थे? 600 गुरखा थे, और जिसका नेतृत्व तुम्हारा कौन थे? बलभद्र कुंवर। तो इन्होंने क्या करा कि जो हमारे पास देहरादून में एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पे खलंगा, क्या पड़ता है? खलंगा, या उसे हम कहते हैं नाला पानी, क्या कहते हैं? नाला पानी। इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। अब ये क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना एक क्या बनाते हैं? शिविर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? रहने के लिए अपना एक, मतलब उस टाइम का शिविर, मतलब बोल सकते हैं कि एक गुफा टाइप के बनाते हैं, एक किला टाइप का। क्या बनाते हैं? किला। क्या बनाते हैं? किला बनाते हैं, और उसके अंदर छिप जाते हैं। कौन से लोग? गोरखा लोग। क्योंकि अब देखो, अगर सामने सामने अगर युद्ध करेंगे, यहाँ से मात्र 600 हैं, और यहाँ से मात्र कितने तुम्हारे पास? यहाँ से तुम्हारे पास है 5000, कितने? 5000। अगर 600 लोग अगर आमने सामने आते हैं, और इनके पास पूरे नए आधुनिक हथियारों से लैस यहाँ पे टुकड़ी है इन अंग्रेजों की, और इनके पास मात्र कितने है? 600। और इनके मात्र तुम्हारे पास एक ही क्या, एक क्या थी? खुगरी थी बस। और उनके पास तुम्हारे पास इतने सारे तोपें थी, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट युद्ध नहीं करके तुम्हारे पास क्या किया? छिप के वार किया। कैसे वार किया? छिप के वार किया। तो इसमें मानते हैं कि जब इस खलंगा में ये छुपे हुए थे, कौन? गोरखा लोग। जब 30 अक्टूबर को पहला युद्ध होता है, तो उसमें मानते हैं कि जिलेस्पी अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सबसे आगे से लग जाते हैं, और गलती से इन पे गोली लग जाती है, और जिलेस्पी की यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? डेथ, मृत्यु हो जाएगी। किनकी? जिलेस्पी। तो यह वो अंग्रेज सेनापति था, जिसका कि खलंगा या नाला पानी के युद्ध में तुम्हारे पास क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो तुम्हारे पास गोरखा लोग थे, बहुत ज्यादा मतलब कि बहादुरी से इन्होंने यहाँ पे इनका क्या करा था? सामना किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक घटना होती है कि जो तुम्हारे पास यहाँ पे नाला पानी है, तो जब यहाँ पे छुपे हुए थे, इन लोगों ने क्या करा कि जो यहाँ से पानी जा रहा था ना, तो जो ये तुम्हारे पास गोरखा लोग थे, ये इस खलंगे के किले में तुम्हारे पास पूरा परिवार, इनका इनका क्या था? इनका परिवार क्या था? परिवार, जिसमें तुम्हारे बच्चे भी थे, औरतें भी रही होगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे पानी, जो तुम्हारे पास पानी का स्रोत है, वो तुम्हारे पास यहाँ से क्या कर दिया? इन्होंने ब्लॉक कर दिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। तो कहीं ना कहीं फिर से इनको यहाँ से क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। जैसे आप बोले ना, कभी देहरादून, देहरादून जो खलंगा है, वो थोड़ा टॉप में, किसमें? टॉप में, ये टॉप में थे। ठीक है, तो इन्होंने इनके पानी का स्रोत यहाँ से ब्लॉकेज कर दिया, इसलिए उनको यहाँ से क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। तो कई इतिहासकार लिखते हैं कि 70, जो तुम्हारे पास, तुम्हारे कोई कितने लोग थे? 70 लोगों के साथ जो तुम्हारे पास गोरखा लोग थे, ये यहाँ से तुम्हारे पास भागे। इन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में क्या कर दिया? यहाँ से भागे। कौन? गोरखा लोग। और कहीं ना कहीं हमारे पूरे के पूरे गढ़वाल पे, देहरादून के बाद तुम्हारे पास पूरा का पूरा किसका शासन हो गया? यहाँ पे अंग्रेजों का शासन हो गया। अब देखो, इतने बहादुरी से 600 लोगों ने 5000 लोगों का यहाँ पे बहादुरी से सामना किया। इसमें लगा लो आप लोग कि अंग्रेजों ने क्या करा कि यहाँ पे 2 किले बनाए। कितने बनाए?
2 किले उनकी याद में, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं वॉर मेमोरियल, ठीक है, मतलब कि इनकी याद में यहाँ पे क्या बनाए, हाँ वॉर मेमोरियल क्या बनाए, मेमोरियल। आप लोग कभी गए खलंगा में तो वहाँ पे दो, एक किसके याद में तुम्हारे, एक जिलेस्पी की याद में और एक तुम्हारे पास बलभद्र कुंवर की याद में। देखो अपने ही विरोधी या अपने ही दुश्मनों की याद में उन्होंने वहां पे स्मृति बनाई, क्या बनाई उन्होंने, स्मृति बनाई, ठीक है, स्मृति का किला बनाया उन्होंने बलभद्र शाह, किसके, बलभद्र कुंवर की याद में बनाया था। तो लगाओ उनकी इतनी बहादुरी, कितनी बहादुरी हुई कि 5,000 लोगों को अकेले उनको उन्होंने धूल चटा दी वहां पे, किन्होंने, हमारे गोरखा सेनाओं ने, ठीक है। तो इसलिए वहां पे तुम्हारे पास क्या है, खलंगा का किला, क्या है, खलंगा का किला, एक वॉर मेमोरियल भी बना रखा, ठीक है, उनकी स्मृति में वहां पे। तो अपने दुश्मन की, तो इस आप लोग देखो कि गोरखा लोग अभी भी हर हर कंट्री के पास एक रेजिमेंट होती नहीं होती उनकी बहादुरी के लिए। तब से 1814 की इस निर्णायक युद्ध के बाद अंग्रेज लोग गोरखाओं से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने अपने सेना में एक अलग से रेजिमेंट खोली, तुम्हारे पास कौन सी, गोरखा रेजिमेंट, उनकी बहादुरी, ठीक है, ठीक हो गया। तो अब हमारा गढ़वाल अभियान भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्वेश्चन अगर बनते हैं तो सबसे पहले आए कि यहाँ से गढ़वाल अभियान में तुम्हारे पास अंग्रेजी सेनापति कौन था, जिलेस्पी, कौन था, जिलेस्पी था। और यहाँ पे सेनापति तुम्हारे पास कौन था, बलभद्र कुंवर था, जिसमें कि जिलेस्पी की यहाँ पे तुम्हारे पास की जाती है, डेथ हो जाती है। और 30 नवंबर तक ये युद्ध चलता है। आखिरकार 30 नवंबर 1814 को पूरे के पूरे देहरादून या गढ़वाल में अंग्रेजों का शासन हो गया। अब हमारे पास कौन सा रह गए, कुमाऊं वाला क्षेत्र। अब थोड़ा सा अब कुमाऊं वाले क्षेत्र पे देखना है, क्योंकि कुमाऊं का क्षेत्र थोड़ा सा उस टाइम पे क्या था, बड़ा था, क्या था, बड़ा था। अब थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पे कुमाऊं में किस प्रकार से इन्होंने अपना विजय अभियान चलाया। अब सपोज दैट, अब देखो ये है, ये हमारे ये है, और यहाँ पे ये तुम्हारे पास है कुमाऊं, क्या है, कुमाऊं में। अब जिस प्रकार से हमारे लिए एक पर्ची था तुम्हारे पास देहरादून, और देहरादून के बाद तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, कुमाऊं है, ठीक है। अब सब ये मानते हो कि पूरा कुमाऊं है, क्या है, कुमाऊं है, ठीक है। इस मैंने मान लिया कि तुम्हारा पूरा का पूरा क्या है, कुमाऊं है। और इस कुमाऊं में तुम्हारे पास कौन शासन कर दे, गोरखा। और यहाँ तुम्हारे पास कौन आएंगे, अब अंग्रेज आ जाएंगे। अब देखो किस प्रकार से है, 30 नवंबर 18, इसको याद रखते जाना कि 30 नवंबर 1814 को देहरादून में किन्होंने कब्जा कर लिया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपने सुना होगा लाल मंडी, क्या सुना होगा, लाल मंडी, जो उनकी राजधानी थी, जो पूरी की पूरी एक किला था, उनकी राजधानी तुम्हारे पास कौन सी थी, लाल मंडी का किला जिसे हम कहते हैं, जिसे कि बालू कल्याण चंद ने बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना कि जब लाल मंडी मतलब कि इनकी राजधानी है, तो किसी को अगर हमको स्टेट या राज्य को जीतना है तो कहीं ना कहीं उसकी राजधानी पर क्या करना पड़ता है, अटैक करना पड़ता है। और जिस प्रकार से यहाँ पे सुदर्शन शाह कौन करता अंग्रेजों के साथ, सुदर्शन शाह। अब देखो क्योंकि अंग्रेज लोग ज्यादातर तराई भाबर क्षेत्रों में रहे थे, उनको हिमालय क्षेत्रों में युद्ध करने का उतना यहाँ पे क्या नहीं था, अनुभव नहीं था। तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं यहाँ के तुम्हारे जो स्थानीय लोग हैं उनकी हेल्प की बहुत ज्यादा क्या थी, जरूरत है, ठीक है। इसलिए आप लोग अभी भी देखते होंगे जो हमारे मतलब कि बॉर्डर एरिया के क्षेत्र हैं, वहां पे सरकार अलग अलग सी योजनाएं लाती है कि वहां पे लोग क्या करें, पलायन न करें, ठीक है। उससे क्या होता है कि सेना को, हमारी सेना को बहुत ज्यादा क्या मिलती है, मदद मिलती है, ठीक है, उनके लोगों से वहां की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सुदर्शन शाह ने इनका बहुत ज्यादा क्या यहाँ पे साथ दिया था। अब यहाँ पे लाल मंडी में क्या होता है कि अब यहाँ पे जो अंग्रेज लोग आते हैं किस प्रकार से, थोड़ा देखना, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा है काशीपुर, क्या है, काशीपुर। अब मैंने कहा था कि उस टाइम पे जिस प्रकार से सुदर्शन शाह यहाँ पे गढ़वाल का वो कर रहे थे, यहाँ पे तुम्हारे पास कौन कर रहे थे, हर्षदेव जोशी। तो यहाँ पर भी ये अपनी सेना दो दिशाओं से, कितने दिशाओं से, दो दिशाओं से करते हैं, ठीक है। एक एक करते हैं डायरेक्ट तुम्हारे पास अल्मोड़ा होकर के कहाँ पे, लाल मंडी में। और एक करते हैं तुम्हारे पास इस पीछे से आकर के यहाँ पे लाल, इनका कुल कुल मिलाकर के इनका क्या था कि हमको चारों तरफ से लाल मंडी के किले को घेरना है। और जो यहाँ से अल्मोड़ा के रास्ते लाल मंडी होकर जाते हैं, वो थे तुम्हारे पास कौन, गार्डनर, कौन थे, गार्डनर। और इनके साथ तुम्हारे पास कौन थे, हर्षदेव जोशी। ये अपनी सेना लेकर के अपने पश्चिम से चलते तुम्हारे पास कहाँ, लाल मंडी पे। और पूरब से चलते तुम्हारे पास कौन, एक था तुम्हारे, एक तुमको दो चीजें रखने, एक रखना है हियर से, क्या रखना, हियर से। और एक रखना आपको निकोलसन, क्या रखना, कर्नल निकोलसन। बस दो तीन अधिकारी भी हमको याद रखना, ठीक है, जिसने कि उत्तराखंड में अंग्ल गोरखा युद्ध में भाग लिया था। अब जब यहाँ पे गांडर यहाँ पे पहुंचते हैं तो इससे पहले याद रखना है कि यहाँ पे जब काशीपुर से एक सेना यहाँ जाती है और एक दिशा से यहाँ से आती है। और प्रारंभ में तुम्हारे पास इस वाली सेना का नेतृत्व तुम्हारे पास कौन करते,
हियर से कर रहे थे। और उस टाइम इस वाले क्षेत्र में उस टाइम पे जो सेनापति थे, जिस प्रकार से यहाँ पे तुम्हारे पास बलभद्र कुंवर थे, यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे? हस्तिदल चौतरिया। कौन थे? ये बहुत महान हुए इनके, ठीक है। अब जब इनका सामना यहाँ पे मतलब कि जो ये वाला क्षेत्र है कुमाऊं का, ये चंपावत वाला क्षेत्र हो गया, उस वाले क्षेत्र में हस्तिदल चौतरिया और किसके बीच? हियर्से के बीच में एक निर्णायक युद्ध होता है, उसे हम कहते हैं ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध। क्या कहते हैं? ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध होता है। और इस ब्रह्मदेव मंडी के युद्ध में हस्तिदल चौतरिया इस हियर्से को तुम्हारे पास यहाँ पे पराजित कर देते हैं। और फिर उसके बाद दूसरा युद्ध तुम्हारे पास किसके बीच होता है? निकोलसन। किसके बीच? निकोलसन। और निकोलसन और हस्तिदल चौतरिया के बीच युद्ध होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दिवाली चौड़। क्या कहते हैं? दिगाली चौड़ का युद्ध कहते हैं इसको। थोड़ा सा देखना इसको, आपकी बुकों में भी यही लिखोगा, दिगाली चौड़ का युद्ध। तो यहाँ पे दो ऐतिहासिक युद्ध होते हैं, एक तुम्हारे पास ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध, एक तुम्हारे पास दिगाली चौड़ का युद्ध। दोनों में जो तुम्हारे पास कौन गोरखा सेनापति थे? हस्तिदत्त चौतरिया थे, जिसमें कि पहली बार हियर्से को हराते हैं और दूसरी बार में दिगाली चौड़ के युद्ध में निकोलसन इस हस्तिदत्त चौतरिया की यहाँ पे तुम्हारे पास कर देंगे, हत्या कर देंगे। और अपनी पूरी की पूरी सेना लेके यहाँ पे कहाँ जाते हैं? लाल मंडी पर आ जाते हैं। और उस टाइम पे लाल मंडी में तुम्हारे पास जो उस टाइम का राजा हुआ करता, जिसे हम सुब्बा कहते हैं, उस टाइम पे मैंने कहा था कि जो तुम्हारा अंतिम सुब्बा था और पूरे उत्तराखंड में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सुब्बा, जिसे हम सूबेदार कहते हैं, तुम्हारे पास कौन था? बमसा चौतरिया। बमसा चौतरिया, जो कि 1996 से लेकर 1897 से लेकर 1899 तक रहा था। और 1906 से लेकर 1806 से लेकर 1815 तक भी तुम्हारे पास कौन था? बमसा चौतरिया। और इस बमसा चौतरिया और गार्डनर के बीच तुम्हारे पास क्या होता है? लाल मंडी का युद्ध। क्या होता है? इसमें थोड़ा सा देखने की, लाल मंडी का ये तुम्हारे पास कब होता है? 23 अप्रैल। कब होता है? 23 अप्रैल 1815 में। कब होता है? 1815 में होता है, ठीक है। अब इस लाल मंडी की युद्ध में तुम्हारे पास कौन थे? यहाँ से गार्डनर कौन थे? गार्डनर थे। और यहाँ से तुम्हारे पास कौन थे? बमसा। कौन थे? बमसा। इनके बीच ही लाल मंडी का युद्ध होता है, जिसमें कि यहाँ पे जो तुम्हारे पास गार्डनर थे वो बमसा को यहाँ पर हरा देते हैं। क्योंकि क्यों हारना पड़ता है? क्योंकि इधर से इनकी सेना आ गई थी और इधर से इनकी भी क्या गई थी? सेना आ गई थी। वहां से चौतरिया मर गया था, यहाँ से अकेले तुम्हारे पास कौन बचा था? बमसा चौतरिया। और इसलिए इस लाल मंडी के निर्णायक युद्ध के बाद 23 अप्रैल 1815 को यहाँ पे लाल मंडी का युद्ध होता है, जिसमें कि यहाँ पे बमसा आत्मसमर्पण कर देता है। और 27 अप्रैल को, कितना अप्रैल को? 27 अप्रैल को। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। सबसे पहले पहली डेट तुम्हारे पास कौन सी है? 23 अप्रैल। कौन सी है? इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है। 23 अप्रैल 1815 को लाल मंडी का युद्ध, लाल मंडी का युद्ध होता है, जिसमें कि तुम्हारे पास कौन हार जाता है? बमसा। क्या करते हैं? खुद को समर्पण कर देते हैं। और ये होता है तुम्हारे पास बमसा वर्सेस गार्डनर। ठीक हो गया। अब फिर ये लोग क्या करते हैं कि 27 अप्रैल को, 25 अप्रैल को यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे पूरा युद्ध समाप्त हो जाएगा। और 27 अप्रैल को, कितने को? 27 अप्रैल 1815 को एक संधि होती है, जिसे हम कहते हैं लाल मंडी की संधि। क्या कहते हैं? लाल मंडी की संधि जिसे कहते हैं। और वो तुम्हारे पास बमसा और गार्डनर के बीच में होती है। इसे हम कहते हैं लाल मंडी की संधि कहते हैं। अब वो तुम्हारे पास किसके बीच होती है? बमसा प्लस गार्डनर के बीच में होती है, ठीक है। क्योंकि ये बच रखा है यहाँ पे, आपको पता है कि बाद में गार्डनर यहाँ पे पहला कमिश्नर बन के भी आते हैं, ठीक है। अब बमसा और गार्डनर के बीच एक संधि होती है, वो तुम्हारे पास 27 अप्रैल 1815 को होती है। इसमें ये कहा जाता है कि जितने भी तुम लोग यहाँ पे काली नदी, जितने भी काली नदी इधर तुम्हारे पास जितने भी गोरखा हैं, तुम कहाँ भाग जाओ? नेपाल भाग जाते हैं। तो इसमें जितने भी क्षेत्र पर उन्होंने कहा कि कुमाऊं, हर्षदेव जोशी ने कहा ना कि उन्होंने हर्षदेव जोशी से पूछा होगा कि भाई तुम्हारा राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि डोटी तक पूरा हमारा क्या है बल राज्य है। तो इसीलिए अंग्रेजों ने उनको कहा कि तुमको काली नदी को पार करके छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस लाल मंडी किले में ये तुम्हारे पास बमसा और जितने भी गोरखा लोग थे तुम्हारे पास कहाँ भाग जाते हैं? नेपाल भाग जाते हैं। अब एक चीज देखो, इस चीज को आप ढंग से समझना है। ट्रेडी जो तुम्हारे पास संधि है वो तुम्हारे पास किसके बीच हो रही है? गार्डनर और बमसा। और बमसा तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास क्या है?
ये कोई राजा नहीं है, ये एक वहां से नेपाल के राजा द्वारा नियुक्त किया हुआ एक प्रशासक के तौर पर एक सूबा है। क्या है? सूबा है, जिसने यहाँ पे सिर्फ प्रशासन करना है, वो कोई राजा यहाँ पे नहीं है। तो संधि हमेशा किसके बीच होती है? राजा और राजा के मध्य होती है। ठीक है, इसलिए जो तुम्हारे पास उस टाइम पे तुम्हारे पास कौन था यहाँ पे? विजय कौन था? विक्रम शाह। कौन थे? विक्रम शाह। उस टाइम पे नेपाल के शासक तुम्हारे पास कौन थे? विक्रम विक्रम शाह थे। वो इस संधि को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई जब तक मेरे हस्ताक्षर नहीं हुए, हमें पता नहीं तुमने कौन कौन सी सदी कर दी, ठीक है, उसमें तो कुछ भी लिखा होगा ना, उस पेपर में कुछ भी लिखा होगा। तो वो कहेंगे मैं तो राजा हूँ, जब तक मेरे से बात नहीं होगी मैं इस संधि को नहीं मानूंगा। इसलिए ये संधि यहाँ पे विफल हो जाती है। और अगले और दिसंबर में, कितने महीने में? 2 दिसंबर, इसको थोड़ा सा आप याद रखिए, 2 दिसंबर 1815 को बिहार के एक संगोली नामक स्थान पर, कहाँ पे? संगोली नामक स्थान पर एक संगोली की संधि होती है, और जिसमें कि तुम्हारे पास यहाँ से अंग्रेजों के बीच और नेपाल के राजा के मध्य होती है। और नेपाल का राजा तो वहां से आता है नहीं खुद, और वो अपने एक उसको भेजता है, अपने राजकवि को भेजता है। उसका नाम था तुम्हारे पास गिरिराज, उसका नाम था गिरिराज मिश्र। इसको थोड़ा सा ढंग से देखना आप, गिरिराज मिश्र था। अब और इसके बीच और वर्सेज, तो तुम्हारे पास उस टाइम पे अंग्रेजी एक सेनापति थे जिसने कि वहां पे अपने पूरब से नेपाल पे अटैक किया था। वो तुम्हारे पास कौन थे? ब्रेड शॉ। कौन थे? ब्रेड शॉ। ये आपको याद रखना है बस, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अंग्रेजी सेनापति ब्रेड शॉ और गिरिराज मिश्र के बीच एक संधि होती है, जिसमें कि ये साइन करते हैं अपने विक्रम शाह के नाम पे। ठीक है, आप अब इसमें थोड़ा सा चीज याद रखना है, वो आपकी किताब में दे रखा है। जो गिरिराज मिश्र है वो एक राजकवि थे। अब जो संधि हो रही होगी, आप लोगों को पता है कि संधि हो रही, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? लिखा जा रहा होगा। और वो कहीं ना कहीं कौन लिख रहे होंगे? अंग्रेज। कौन लिख रहे होंगे? अंग्रेज। अब अंग्रेज तो अपनी भाषा में कुछ लिखेंगे, भाई कोई संधि हो रही है, कोई हमारे साथ कोई संधि कर रहा है, कोई डील कर रहा है, और हमें ये पता नहीं कि लिख क्या रहा है इसमें, तो उस चीज को मान सकते कभी? नहीं मान सकते। इसीलिए ये अपने साथ एक सहायक को लाते हैं। उसका नाम तुम्हारा क्या था? उसका नाम थोड़ा सा जानना कि चंद्रशेखर उपाध्याय। क्या था? चंद्रशेखर उपाध्याय। तो इसके सहयोग के लिए तुम्हारे पास एक असिस्टेंट बुलाया जाता है, जिसका नाम तुम्हारे पास चंद्रशेखर उपाध्याय था। और ये ब्रेडशो के साथ एक संधि करते हैं। इस डेट को बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर 1815 को संगोली की संधि होती है। ठीक है, गिरिराज मिश्र और अंग्रेजी सेनापति ब्रेडशो के बीच होती है, और जिसमें पूरा लिखा रहता है कि काली नदी तुम्हारे पास एक क्या करेगी? काली नदी के तुम्हारे पास पश्चिम तरफ तुम्हारे पास पूरा किसका रहेगा? ब्रिटिश का रहेगा। किसका रहेगा? ब्रिटिश का रहेगा। और जो इन्होंने यहाँ पे सिक्किम तक, किस तक? सिक्किम तक। और जो तुम्हारा बुटोल परगना से नीचे तुम्हारा पास पूरा किस में रहेगा? ब्रिटिश में। किस में रहेगा? ब्रिटिश में। मतलब कि इन्होंने यहाँ पे सीमा निर्धारण कर दी, किन्होंने? अंग्रेजों ने कर दी। ठीक है, तो इनके द्वारा कोई दगाव, इन्होंने पूरे गढ़वाल को भी जीता था, सबको इनको क्या करना पड़ा? अंग्रेजों को वापस करना पड़ा। और इसमें एक डेट डालने की और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारे पास 4 मार्च 1816। अब 1815 नहीं, अब 1800 कितना आएगा? दिसंबर के बाद 1816 को। अब किताबों में कहीं पे देखो 2 दिसंबर 1816 दे रखा है, कहीं दे रखा है 4 मार्च 1816 को। इस दिन से तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास संगोली की संधि थी, ये तुम्हारे पास क्यों गई? लागू। क्यों गई? लागू। मतलब कि उस दिन से इसको नेपाल के राजा किसने? विक्रम शाह ने क्या दे दी? मान्यता दी थी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दो चीजें याद नहीं कि एक तो तुम्हारे पास 27 अप्रैल को है, वो तुम्हारे पास संधि नहीं, वो तुम्हारे पास किसके बीच संधि थी? बमसा और गार्डनर के बीच थी। एक याद में कि 2 दिसंबर 1815 को मैन संगोली की संधि होती है, जो कि गिरिराज मिश्र और ब्रेडशो के मध्य होती है। ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट, उसको अनुमोदित तुम्हारे पास कब करते हैं? 4 मार्च 1816 को इस संधि को लागू किया जाता है नेपाल। अब देखो ना, अब आप लोग सोच रहे हैं कि यार इन्होंने इस बीच में क्यों नहीं किया इन्होंने, आप लोग ये सोच रहे होंगे 2 दिसंबर को लागू क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब ये बन रही थे ना, तो सीधे संधि, उस दिन तो इन्होंने कहा था कि हम ऐसा करें ना, उसके बाद इसमें कितना इंप्रूवमेंट करना है, कुछ चीज में और ऐड करनी है, कोई सीमा को बांधना, कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि जो एक दिन जाएगी। ठीक है, तो उसको कितना महीने लगे तुम्हारे पास? 2-3 महीने लग गए। इसलिए उसको अंतिम तो 4 मार्च को फाइनल कर दिया गया, साइन तो इस दिन हो गए थे। और 4 मार्च 1816 को इस संधि को पूरे के पूरे नेपाल और ब्रिटिश भारत में लागू किया गया। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे पूरा के पूरा आप कौन आगे? उत्तराखंड में भी, और उत्तराखंड में पूरे तुम्हारे पास कौन आगे? ब्रिटिश आगे, अंग्रेज आगे, जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश। क्या कहते हैं? ब्रिटिश शासन। क्या कहते हैं? ब्रिटिश। यहाँ पे ब्रिटिश शासन का हो जाता है। अब हमको यहाँ से अब दो चीजें पढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे गोरखा नहीं पढ़ना है, गोरखा यहाँ पे अंतिम सुबह तुम्हारे पास बम आते, उनको हमने, उनके कर हो गया, उनके प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, हमने पिछली कक्षा में कंप्लीट देख लिया है। और इस क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे आ जाती है, और किस प्रकार से यहाँ पे
पूरे 100-150 साल यहाँ पे शासन करते हैं। अब फिर हमको देखने की यहाँ पे किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे शासन प्रशासन किया, किस प्रकार से यहाँ पे विकास हुआ, एजुकेशन आई, ठीक है, मिशनरी यहाँ पे आई। और अब हमको उत्तराखंड किस भाग पर देखो, अब यहाँ से तुम्हारे पास कौन करते, सुदर्शन शाह। गढ़वाल से तुम्हारे पास राजा कौन थे, सुदर्शन शाह। और कुमाऊं से तो कोई राजा था नहीं, क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास महेंद्र चंद्रवंश का था नहीं। तुम्हारे पास मेन था वहां पे कौन, हर्षदेव, हर्षदेव जोशी थे। अब हर्षदेव जोशी को तो राजा बनाएंगे नहीं, वो तो एक वो क्या है, वजीर है, क्या है, वजीर है। इसलिए पूरा जितना भी कुमाऊं है, पूरे के पूरे कुमाऊं पे डायरेक्ट किसका अधिकार होगा, ब्रिटिश का होगा, ब्रिटिश का होगा। और 1815 को तुम्हारे पास एक श्रीनगर में एक संधि होती है, जिसमें कि अलकनंदा को, किसको, अलकनंदा। अब अलकनंदा आप हमारे चमोली से आ रहे हैं, तो अलकनंदा जैसी अलकनंदा नदी बह रही है, तो अलकनंदा के दक्षिण में तुम्हारे पास जितना भी चमोली, आधा पूरा पूरा का पूरा चमोली, पूरा का पूरा पौड़ी, गढ़वाल, ये पूरा तुम्हारे पास किसमें आ गया, ब्रिटिश, ब्रिटिश जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश गढ़वाल। क्या कहते हैं, ब्रिटिश गढ़वाल कहते हैं। और जितना जितना ऊपर का बच रहेगा तुम्हारे पास उत्तरकाशी और टिहरी, ये तुम्हारे पास किसको दे देंगे, सुदर्शन शाह को। अब आप लोग कह रहे होंगे यार कि पूरे पूरे गढ़वाल में तो पूरा श्रीनगर तक तुम्हारे पास किसका था, सुदर्शन शाह का, क्योंकि राजा था। लेकिन जब ये युद्ध हुआ तो सुदर्शन शाह के पास तो कुछ था नहीं, वो तो जंगलों में अपना जीवन यापन कर रहा था। तो इतने, अब देखो खल्लंगा का युद्ध हो गया, नाला पानी का युद्ध हो गया, वहां पे इतने बड़े बड़े सेनापति मर गए, तो इन सबकी भरपाई तो सुदर्शन शाह कर नहीं पाएगा ना। तो इसीलिए इस संधि के तहत सुदर्शन शाह द्वारा अपना आधा राज्य ब्रिटिश शासन को देना पड़ा, और उसे अपने आधे ही राज्य में सीमित रहना पड़ा। अब हमको इसके बाद दो चीजों को एक साथ पढ़ना है। एक तो तुम्हारे पास पूरा ब्रिटिश कमिश्नरी को पढ़ना है, और एक तुम्हारा उसके साथ साथ किसको पढ़ना है, टिहरी रियासत को। तो हमको पहले टिहरी रियासत को पूरा खत्म कर देना है, और फिर हमको पढ़ना है कुमाऊं कमिश्नरी। तो अगली क्लास अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टिहरी रियासत, किस प्रकार से सुदर्शन शाह यहाँ पे पुनः अपने राज्य को यहाँ पे पुनः स्थापित करते हैं, अपनी राजधानी को स्थापित करते हैं टिहरी में। उसको हमको पूरा किसमें देखना है, टिहरी रियासत के अंतर्गत पढ़ना है। और उसका लास्ट होगा जब मतलब कि उसको, इस रियासत को पूरे के पूरे अपने इंडिया में विलय कर दिया जाता है, उसको हम टिहरी रियासत के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी समझ आएगी। और आप लोगों को अगर कहीं पे पहले भी कह चुका हूँ, जहाँ पे समझ में नहीं आता है वहाँ पे नीचे से आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें समझ नहीं आए। अधिकतर कंफ्यूज मतलब कि जो बच्चे होते हैं यही बोलते हैं कि कहीं पे 27 मार्च लिखा रहता है, 27 अप्रैल लिखा है, कहीं पे 2 दिसंबर, कहीं पे 4 मार्च। पूरा की पूरी संगोलिक जो मैन हुई थी वो तुम्हारे पास कब हुई थी, 2 दिसंबर 1815 को हुई थी। लागू तुम्हारे पास कब से हुई थी, 4 मार्च 1816 को, जो कि हमारी किताबों में डेट दी गई है। लेकिन ये संधि तुम्हारे पास लाल मंडी के युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।